पूरी दुनिया में ऐसे कई युद्ध हुए जिन्होंने ना सिर्फ उस देश के बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदल के रख दिया। ऐसे युद्धों को हम डिसाइसिव बैटल या फिर निर्णायक युद्ध कहते हैं। ऐसा ही एक युद्ध भारत में साल 1526 को हुआ था जिसने भारत के आने वाले पूरे कल को बदल के रख दिया। तो फिर क्या था वो युद्ध? किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था और उस युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था और उस युद्ध का भारत के इतिहास के ऊपर क्या परिणाम हुआ था? तो चलो फिर इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बैटल ऑफ पानीपत को जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि 16वीं सदी में भारत में आखिर चल क्या रहा था। अगर आप इस मैप को देखोगे तो ये मैप है ठीक एक साल पहले का मैप, यानी 1525 का मैप। मैप में पूर्ण रूप से पता चल जाता है कि भारत बेसिकली डिवाइडेड था कई सारे अलग अलग राज्यों और एम्पायरों के अंदर। अगर आप साउथ की बात करें तो साउथ के अंदर आ रहा था उस वक्त का एक ही इकलौता हिंदू साम्राज्य, दैट इज व्हाट, विजयनगर साम्राज्य। उसके ऊपर अगर कोई एम्पायर आ रहा था तो वो था बीजापुर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत के मद्देनजर जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था नॉर्दर्न इंडिया, यानी नॉर्दर्न इंडिया खुद डिवाइडेड था तीन बड़े ताकतों के अंदर। ईस्ट की तरफ थे बंगाल सल्तनत, वेस्ट की तरफ थे राजपूताना साम्राज्य, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा भूभाग के ऊपर, नॉर्थ इंडिया के बड़े भूभाग के ऊपर अगर कोई एक डायनेस्टी राज कर रही थी तो वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत के शासक थे, जो कि उस सल्तनत के आखिरी शासक थे, उनका नाम था इब्राहिम लोधी। बेसिकली इब्राहिम लोधी थे कौन? इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी के आखिरी शासक थे, जो उनके पिता की मौत सिकंदर लोधी के गुजरने के बाद लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर बने थे। लेकिन जितनी काबिलियत सिकंदर लोधी में थी, जो जिस तरह से वो अपने शासन को चलाते थे, अपने नोबल्स को, अपने गवर्नर को अपने साथ रखते थे, वो सेम स्किल इब्राहिम लोधी के साथ नहीं थी। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जैसे इब्राहिम लोधी शासन में आए, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो था कि अपने ओल्ड मिनिस्ट्री को चेंज कर दिया था, जो कि उनके सिकंदर लोधी के साथ थी, उनको चेंज कर दिया था। उसके जगह उन्होंने अपनी एक नई मिनिस्ट्री लेके आए थे, जिस वजह से क्या होता कि जितने भी गवर्नर्स थे, नोबेल्स थे, जो कि सिकंदर लोधी के प्रति वफादार थे, इब्राहिम लोधी आने के बाद वो वफादारी या फिर वो एक कहते हैं ना कि ऑनेस्टी इब्राहिम लोधी के साथ रही नहीं उन लोगों की। जिसका नतीजा ये होने लगा कि जगह जगह दिल्ली सल्तनत के अंदर विद्रोह होने लगे, और उस विद्रोह की वजह से क्या होता था कि इब्राहिम लोधी का मैक्सिमम टाइम इन विद्रोह को या तो कुचलने में या फिर उनके साथ सल्ला मसलत करने में चला जाता था। जिस वजह से इब्राहिम लोधी की जो सल्तनत थी, यानी जो एम्पायर था, वो अंदर ही अंदर टूटने लगा था। हर कोई गवर्नर अपने आप को एक कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट शासक की तरह देखने लगा था, और वो इब्राहिम लोधी के प्रति अपनी वफादारी नहीं रखता था, या फिर वो उनके साम्राज्य का हिस्सा अपने आप को नहीं मानता था। तो ये प्रॉब्लम इब्राहिम लोधी को कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि उतना फंड्स उनके पास नहीं आ पा रहा था। क्योंकि अगर आपका एम्पायर अगर बटा हो तो जाहिर सी बात है कि आपका पूरा ध्यान उतना रेवेन्यू खींचने पे नहीं लगेगा, उतनी शांति पे नहीं लगेगा, जिससे आप एम्पायर के अंदर ग्रोथ ला सको और अपने आप को एक ताकतवर एम्पायर बना सको। तो वही प्रॉब्लम इब्राहिम लोधी के साथ मैक्सिमम थी। दूसरी तरफ अगर आप बात करें, जो कि इस बैटल के सेकंड कैरेक्टर है, वो है बाबर। सो बाबर बेसिकली, उनका जन्म आज के उज्बेकिस्तान के अंदर फरगाना वैली के अंदर 14 फरवरी 1443 को हुआ था। अब बाबर का जीवन भी काफी स्ट्रगल में रहा था, यानी संघर्ष में रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो बड़े आसानी से आए, एक के बाद एक सब जीतते हुए आए, जैसे अलेक्जेंडर निकला था और एक के बाद एक सब जीतता हुआ था। बाबर का ऐसा कुछ नहीं था कि वो आए, वहां से आए, उसके बाद एक के बाद सब जीतते हुए इंडिया को जीता, ऐसा कुछ नहीं था। बाबर बेसिकली काफी स्ट्रगल में जीवन जिए थे। जब उनकी उम्र 11 साल की थी तब उनके पिता का वो मौत हो गई थी। उसके बाद वो खुद गद्दी पे आते, फरगना वैली की जो रियासत है वहाँ की वो रूलर बन जाते हैं। और उस दौर में क्या था, बेसिकली सेंट्रल एशिया काफी डिवाइडेड था कई सारे अलग अलग सेंट्रल पावर हब्स के अंदर। तो इन पावर हब्स के अंदर क्या था कि एक दूसरे को डोमिनेट करने की रेस लगी हुई थी, और बाबर भी उस रेस में लगा हुआ था। उस दौर में सबसे जो समृद्ध सिटी थी सेंट्रल एशिया की, तो वो थी समरकंद सिटी। और आप कह सकते हो ना कि अगर आपके पास समरकंद था तो आप कह सकते हो कि आपके पास मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू या वेल्थ थी उस दौर की, उस पर्टिकुलर एरिया की। तो बाबर को भी वो सिटी को कैप्चर करना था, वो उसका एक महत्वाकांक्षा थी, एक एम्बिशंस था।
तो बाबर लगा हुआ था कंप्लीटली समरकंद को जीतने के लिए। तो बाबर भी अटैक करता है, समरकंद के ऊपर अटैक करता है और मीनवाइल वो समरकंद को जीत भी लेता है। लेकिन जब वो समरकंद को जीतता है, उसी वक्त उसकी जो खुद की एक रियासत थी जो कि फरगना वैली के अंदर थी, वहां पे विद्रोह हो जाता है। और वहां पे विद्रोह को कुचलने के लिए जब बाबर समरकंद से फरगना वैली की तरफ निकलता है, तो वहां पे अब उसको न्यूज मिल जाती है कि मतलब कहाँ, उसको पता चल जाता है कि समरकंद भी उसके हाथ से चला गया। तो ऐसा होता है कि जहाँ पे बाबर ना फरगना वैली के अंदर अपनी शासन को बचा पाता है और ना ही वो जो समरकंद सिटी वो जो जीता था वहां पे अपना राज्य को चला पाता है। तो बाबर कई बार कोशिश करता है, यानी 2 बार तो समरकंद सिटी को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बार वो जीत के उसको बाद में वहां के विद्रोह की वजह से उस सिटी को छोड़ना पड़ा था। और फरगना वैली के अंदर जितनी बार भी उसने बाद में चढ़ाई की, उसके हाथ में सिर्फ हार ही मिली थी। उस कंडीशन के अंदर बाबर के हाथ में ना तो कोई राज्य था और ना ही कोई पैसा था। और वो कंप्लीटली कहते हैं ना कि एक कहते हैं ना कि एक बेघर सा हो गया था, जिसके लिए अपने आप को स्टेबल करना और एक नए किंगडम को ढूंढना बहुत जरूरी था। उस केस के अंदर वो धीमा धीमा साउथ की तरफ आ जाता है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। अगर आप नीचे की तरफ आते हो, यानी टूवर्ड्स द अफगानिस्तान आते हो, तो उस दौर में थोड़ी शांति थी। तो क्या था कि 1504 आते आते बाबर राज्य के तलाश में काबुल तक आ जाता है। और उस दौर में क्या था कि काबुल के ऊपर उनके चाचा का शासन था जो कि गुजर चुके थे, और फिर उनके सेनापति जो उनके गवर्नर थे वो उस राज्य के ऊपर अपना कंट्रोल बना चुके थे। तो बाबर ने यहाँ वहां से ट्राइबल से अपनी एक नई फौज जमा कर दी और उस फौज के साथ काबुल पे हल्ला बोल दिया और वो काबुल को बड़े आसानी से जीत गया। इस तरह से बाबर को अपना नया राज्य काबुल के अंदर मिला। बाबर काबुल तक ही नहीं रुका, वो आगे अपनी बाउंड्री को एक्सपांड करता है और साउथ की तरफ शिफ्ट होता है और कंधार भी जीत लेता है। और इस तरह से बाबर एक ठीक ठाक अपना साम्राज्य अफगानिस्तान के अंदर बनाने में कामयाब रहा। उसी दौर में क्योंकि उज्बेकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा अशांति का माहौल था, तो वहां पे भी कई सारे राजकुमार थे, वहां के जो सेनानी थे वो वहां से यानी सेंट्रल एशिया से होते हुए अफगानिस्तान की तरफ आए थे। और वो सारे के सारे बाबर के शरण में आ रहे थे और उन्होंने अपनी खुद की रक्षा के लिए बाबर को अपना पातशाह माना और साथ में उसे कुछ रेवेन्यू भी देने लगे। ये जो रेवेन्यू था वो पर्याप्त नहीं था। आई मीन जितना रेवेन्यू उसको आसपास के काबुल रीजन या कंधार रीजन से आ रहा था उतना पर्याप्त नहीं था जिससे वो अपने शासन को आसानी से चला सके, अपनी फौज का खर्चे को उठा सके और अपने साम्राज्य को और ताकतवर बना सके। इसलिए बाबर को रेवेन्यू की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी। और उस दौर में सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके पास अगर कोई था तो वो था भारत। भारत एक वेल्दी नेशन था। आपको तो पता है कि भारत के पास उस दौर में बहुत ज्यादा सोना और कई सारा धन था। और बाबर को भी अपने शासन को चलाने के लिए उस सोना धन की सख्त आवश्यकता थी। इसलिए बाबर शुरुआती दौर के अंदर सिंधु नदी के पार भारत के ऊपर लगातार छापे मारता रहता था, जहां से वो कुछ ना कुछ लूटता था और अपने राज्य को चलाता था। उस दौर में भारत के ऊपर उसका राज करने का यानी बाबर का राज करने का कोई इरादा नहीं था। उसी बीच 1513 के अंदर बाबर ऑलरेडी ऑटोमन एम्पायर के साथ हाथ मिला चुका था और उसके साथ उसके पास उस दौर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, वो थी गन पाउडर। गन पाउडर के साथ वो तोपों के अंदर और बंदूकों के अंदर महारत हासिल कर चुका था, जिसका फायदा उसे आने वाले वक्त के अंदर बैटल ऑफ पानीपत के अंदर होने वाला था। उसी दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के शासन से वहां के जो अफगान गवर्नर्स थे या नोबल्स थे वो काफी परेशान थे। और उसका नतीजा ये हो रहा था कि वो इब्राहिम लोदी को वहां से निकाल कर एक नए इंडिपेंडेंट रूलर को वहां पे स्थापित करना चाहते थे। उन्हीं में से एक रूलर था, गवर्नर आप जिसको कह सकते हो, जो कि पंजाब का था, दौलत खान। वो इब्राहिम लोदी का अंकल था। लेकिन इब्राहिम लोदी से इतना परेशान हो चुका था कि उसने खुद 1523 आते आते बाबर को इनवाइट कर दिया कि कहा कि आप आओ, भारत के ऊपर अटैक करो, वहां पे कई सारा धन है, दौलत है, आप वो लूट के लेके जाओ। इब्राहिम लोदी के बदले खुद दौलत खान शासन में आ जाएगा और इस तरह से उनका भी फायदा हो जाएगा, यानी बाबर का भी फायदा हो जाएगा और खुद दौलत खान भी दिल्ली सल्तनत का नया शासक बनेगा। जब 1523 के अंदर जब दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि आओ बाबर भारत के ऊपर अटैक करो,
तो बाबर ने भी उसको काफी सीरियसली लिया और 1524 आते आते भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसका शुरुआती अटैक भारत के पंजाब रीजन तक ही सीमित था, क्योंकि वो सोचता था, क्योंकि बाबर बेसिकली एक वंशज था तैमूर और मंगोल का, क्योंकि वो वंशज था तैमूर का, तो तैमूर एम्पायर पंजाब तक फैला हुआ था। तो वो भी, बाबर भी चाहता था, क्योंकि उनका वंशजों का एम्पायर के अंदर पंजाब था, तो बाबर चाहता था कि उसके भी एम्पायर का हिस्सा पंजाब हो। तो 1524 से लेके 1525 के बीच में बाबर लगातार पंजाब के ऊपर अटैक करता रहा। इसी बीच उसने कई बार पंजाब को जीता, लेकिन जितनी बार वो जीतता उतनी बार इब्राहिम लोदी की फौजें वहां पे आती और दोबारा बाबर को वहां से बाहर करती। ये साल, पूरा साल इसी तरह से चलता रहा, बाबर पंजाब को जीतता रहा। बाद में इब्राहिम लोदी वापस पंजाब के ऊपर अपना कंट्रोल करता रहा। इसी बीच बाबर ये समझ गया था कि अगर उसको पंजाब या फिर भारत को अगर जीतना है तो इब्राहिम लोदी को हराना सख्त जरूरी है। उसे हराए बगैर ना ही वो पंजाब जीत सकता है और ना ही अपने एम्पायर को आगे भारत तक एक्सपांड कर सकता है। सो 1525 से लेके बाबर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है कि उसको अब भारत के ऊपर कंप्लीट इन्वेंशन करना है, और 1525 को वो अपने 10 से 12,000 फौज के साथ भारत की ओर निकल पड़ता है। सो बेसिकली बाबर 1525 में भारत को जीतने के लिए, यानी दिल्ली को जीतने के लिए काबुल से निकल पड़ा। अगर उस दौर की अगर हम बात करें तो बाबर के पास ऐसी कोई बड़ी फौज नहीं थी। उसके पास उस वक्त के अंदर हार्डली 10,000 से लेके 15,000 की एक फौज थी, जो कि मैक्सिमम उसके अंदर अगर कोई टाइप ऑफ अगर आप फौज को अगर देखोगे तो वो तुर्किश हॉर्स आर्चर्स थे। और यानी एक कैवलरी यूनिट लेके बाबर भारत के ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ा था। लेकिन उसी दौर में बाबर के पास दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी। एक थी उनके बंदूकधारी मस्किटस, और सेकंड थी बाबर की तोहफे, जो कि उसके पास कुल मिला के 20 से 24 तोहफे थी। और इस पूरे काफिले के साथ, यानी 10 से 15,000 तुर्किश हॉर्स आर्चर, 24 तोहफे और बंदूकधारी मस्किटस, इनके साथ बाबर भारत पे अटैक करने के लिए, यानी दिल्ली सल्तनत को हराने के लिए काबुल से निकल पड़ा था। इन बिटवीन बाबर को जो भारत के अंदर उसके अलाइज थे, जो भी विद्रोही थे इब्राहिम लोदी के, वो भी बाबर से आके मिलते। सो कुल मिला के बाबर की फौज 15,000 से लेके 20 से 22,000 के आसपास थी। सो 20-22,000 फौज का सामना होने वाला था इब्राहिम लोदी के 4 गुना बड़ी फौज के साथ। सो अगर आप इब्राहिम लोदी की फौज की अगर कंपैरिजन करें तो इब्राहिम लोदी के पास बेसिकली, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, उसके पास काफी बड़ा भूभाग था और आसपास के अलायंस भी काफी थे। तो कुल मिला के उसने हर जगह से अपनी फौज को इकट्ठा कर लिया था। और उसके पास जो फौज थी वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इन्फेंट्री कुछ 30,000 के आसपास थी। वहीं पे 40,000 की कैवलरी थी, जिसके अंदर रेगुलर कैवलरी और इरेगुलर कैवलरी दोनों शामिल थे। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास एक सबसे इंपॉर्टेंट, उसका कहते हैं ना कि एसेट था, वो थे उसके वॉर एलिफेंट्स, यानी उसके हाथी। और वो हाथी कम से कम युद्ध के अंदर 100 से 400 के आसपास इब्राहिम लोदी के पास थे, जो कि उसके लिए सबसे बड़े एसेट थे अगेंस्ट द बाबर इन पानीपत के बैटल के अंदर। तो अगर आप दोनों फोर्सेस को अगर 1 to 1 कंपेयर करेंगे तो जहां पे बाबर के पास अगर एक सैनिक होगा तो इब्राहिम लोदी के पास उस एक सैनिक से लड़ने के लिए 4 सैनिक थे। यानी 1:4 का रेशियो इस पूरे युद्ध के अंदर बाबर वसे इब्राहिम लोदी का लगा पड़ा था। यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी था कि इतने आउट नंबर सैनिक होने के बावजूद, यानी आउट नंबर फोर्सेस होने के बावजूद भी बाबर ये जंग महज कुछ घंटों में अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी जीतता है। बट वो जीतता कैसे? तो ये थी अब तक की कहानी, जहाँ पे हमने जाना कि बाबर और लोदी दोनों के जीवन में चल क्या रहा था, और 20 अप्रैल 1526 आते आते ऐसी क्या वजह रही थी जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के सामने पानीपत के मैदान में आ खड़े थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, और वो हुआ था बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत। लेकिन बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत में एग्जैक्टली हुआ क्या था, किसने इस युद्ध की शुरुआत की थी, और इस युद्ध को किस प्रकार लड़ा गया था, तो ये सब जानने के लिए हम मिलते हैं बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत के अगले एपिसोड के अंदर। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार मिलिट्री हिस्ट्री और इतिहास के बारे में और जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल लेयर स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
थैंक यू।